हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के 5वें भाग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है अपक्षय क्या है और अपक्षय और मृदा निर्माण में जैविक गतिविधि द्वारा किए गए योगदान की व्याख्या करें। यानी यहाँ हमें बताना है कि मास वेस्टिंग यानी अपक्षय क्या है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि अपक्षय और मृदा निर्माण में जैविक गतिविधि जो है वो कैसे योगदान करते हैं। तो यहाँ दो भाग देख सकते हैं हम इस प्रश्न के। तो पहले हम यहाँ बताएंगे कि अपक्षय किसे कहते हैं। तो अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन को कहते हैं। यानी मौसम एवं जलवायु के कारण जब भी शैल जो है वो उनका यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं मास वेस्टिंग यानी अपक्षय। और चूंकि ये प्रक्रिया एक ही स्थान पे होता है और यहाँ पे कोई भी पदार्थ का परिवहन नहीं होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को स्वस्थाने यानी इन सिटू तथा तदस्थम यानी ऑन साइट प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमने बताया अपक्षय किसे कहते हैं। तो इस चित्र में यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे शैलें जो हैं वो विभिन्न भूआकृतिक कारक के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपक्षय। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैसे हिम पिघलन और हिमकरण के कारण जो है यहाँ पे चट्टानें टूट रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपक्षय और इसे हम इस सिंपल चित्र के द्वारा बता सकते हैं। आइए यहाँ हम बताएंगे कि कैसे जैविक गतिविधि जो है वो अपक्षय प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो पौधे और जानवर भी जो है वो अपक्षय में योगदान देते हैं। जैसे पौधों की जड़ें जो है वो धरातल के पदार्थों पे दबाव डालते हैं और उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पौधों के जड़ जो है वो यहाँ पे शैलों को कमजोर बना के इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर दिए हैं। तो इस तरह जैविक गतिविधि जो है वो भी प्रभावित करते हैं अपक्षय प्रक्रिया को। और मनुष्य जो है वो खेत जोतकर एवं विभिन्न कृषि कार्य के द्वारा नए संपर्क स्थापित करते हैं शैलों से और मृदा से, जो अपक्षय कार्य में सहायक होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये भी एक प्रक्रिया है जिसके कारण जो है अपक्षय प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होता है। और जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेंजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है जो अपक्षय में सहायता करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये जीव जो है वो बिल खोद के जो है वो नई सतहों का निर्माण करते हैं और अपक्षय कार्य में सहायक होते हैं। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि अपक्षय किसे कहते हैं और फिर हमने बताया कि विभिन्न जैविक कार्य जो हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं अपक्षय प्रक्रिया को। तो इस व्याख्या के साथ हमारे ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है 3 अलग अलग प्रकार के तीव्र बृहद संचलन का विश्लेषण करें जो मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में प्रचलित है। तो यहाँ हमें बताना है कि आर्द्र क्षेत्रों में कौन कौन से बृहद संचलन जो है वो प्रचलित होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि बृहद संचलन किसे कहते हैं। बृहद संचलन के अंतर्गत वो सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का बृहद मलबा जो है वो नीचे की ओर बह जाते हैं और ये बहते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इन्हें सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। तो ये है बृहद संचलन। अब बृहद की संचलन गति जो है वो मंद से तीव्र भी हो सकती है, जिसके आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद संचलन जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, मंद विरूपण और मृदा विरूपण। और तीव्र संचलन जो है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह, भूस्खलन और मलबा अवदाह। और ये भूस्खलन फिर 3 प्रकार के होते हैं, अवसर्पण, मलबा स्खलन और सेल स्खलन। और ये जो 3 प्रकार के तीव्र संचलन है, मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह और मलबा अवदाह, ये जो है वो
वो आर्द्र क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। तो इसे हम आगे विस्तार से बताएंगे कि मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह और मलबा अवदाह किसे कहते हैं। तो मृदा प्रवाह किसे कहते हैं? ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पे पाए जाते हैं और ये संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का पहाड़ी ढालों के सहारे संचलन होता है मृदा प्रवाह में। यहाँ हम देख सकते हैं। और इस मृदा प्रवाह में हमें शीर्ष के पास चापाकार कगार मिलता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और बादाम गुली के पास जो है वो एकत्रित भार देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो फीचर है वो से हमें मृदा प्रवाह जो है उसमें देखने को मिलता है और ये विशेषकर आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। यहाँ हम इस चित्र में फिर से देख सकते हैं और इसे बता सकते हैं कि मृदा प्रवाह किसे कहते हैं। अब हम बताएंगे कीचड़ प्रवाह किसे कहते हैं। तो भारी वर्षा के कारण अपेक्षित पदार्थ जो होते हैं, यानी बड़े शहरों के छोटे पदार्थ जो होते हैं, वो उनके जो है मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अथवा तीव्र गति से नीचे की ओर बहने लगते हैं और इनका बहाव जो है वो एक निश्चित वाहिका के माध्यम से होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो है अपेक्षित पदार्थ जो है वो निश्चित वाहिकाओं के थ्रू नीचे की ओर बह रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कीचड़ प्रवाह। यहाँ भी हम देख सकते हैं ये कीचड़ प्रवाह का चित्र है और ये विशेषता उन प्रदेशों में होता है जहाँ भारी वर्षा होता है, यानी आर्द्र प्रदेशों में होता है। और ये उद्गारित ज्वालामुखी के ढाल पे पाए जाते हैं ज्यादातर, यानी कीचड़ प्रवाह जो है वो उद्गारित ज्वालामुखी ढाल पे पाए जाते हैं। अब हम बताएंगे मलबा अवदाह किसे कहते हैं। तो ये आर्द्र प्रदेशों में तीव्र ढालों पे संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। और ये कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है, यानी कीचड़ प्रवाह से अधिक गति में होता है ये, तथा हिम अवदाह के समान होता है ये मलबा अवदाह। अब तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है पटल विरूपण क्या है। पटल निरूपण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। यानी यहाँ में बताना है डायट्रोफिज्म किसे कहते हैं और उनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रिया जो है वो दो बल पे निर्भर करते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। और इस अंतर्जनित बल के दो प्रकार होते हैं, यानी पटल विरूपण जो धीमी गति से घटित होते हैं और अचानक होने वाली प्रक्रिया। तो इसी धीमी गति से होने वाले प्रक्रिया को हम कहते हैं पटल विरूपण। ये दो प्रकार के होते हैं, लंबवत बल और क्षैतिज बल। और ये लंबवत बल जो है वो महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, जबकि क्षैतिज बल जो है वो जिम्मेदार होते हैं पर्वत निर्माण में। इसीलिए इसे हम पर्वतनीय निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे इसी दो प्रकार के पटल विरूपण के बारे में। और ये अचानक होने वाली प्रक्रिया जो है वो है ज्वालामुखी और भूकंप। तो यहाँ हम बताएंगे विभिन्न प्रकार के पटल विरूपण। तो सभी प्रक्रियाएं जो भू प्रॉपर्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करते हैं वो पटल निरूपण के अंदर आते हैं। अब पटल निरूपण जो है वो महाद्वीप रचना प्रक्रिया भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, और ये जो है वो लंबवत बल होते हैं, यानी ये नीचे की ओर भी हो सकते हैं और ऊपर की ओर भी, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया में धरातल के बड़े भाग जो हैं उनका उत्थापन या विकृति होता है, जिसके कारण महाद्वीप का रचना होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं महाद्वीप रचना संबंधित प्रक्रिया। तो ये एक प्रकार का पटल विरूपण है जो लंबवत बल पे निर्भर करता है। दूसरी प्रकार का पटल विरूपण जो है वो पर्वतनीय निर्माण प्रक्रिया, यानी क्षैतिज बल। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे क्षैतिज बल काम करता है, जिसके कारण जो है पर्वत निर्माण तथा भू प्रॉपर्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों जो है वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए ये पर्वतनीय निर्माण प्रक्रिया कहलाते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार का पटल विरूपण। तो इस अभ्यास प्रश्न में हमने बताया कि पटल विरूपण किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के पटल निरूपण कौन कौन से होते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। अब देखेंगे हम दूसरा अभ्यास प्रश्न, वो है मिट्टी के निर्माण में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करें। यानी यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से कारक जो है वो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ हम बताएंगे कि मिट्टी यानी मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं और मृदा जो है वो अपक्षय अपकर्ष का परिणाम होता है। यहाँ हम विभिन्न कारक को बता देंगे, जैसे मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो है मृदा निर्माण कारक होते हैं। यहाँ एक एक करके हम सभी कारकों को बताएंगे कि कैसे मृदा निर्माण जो है वो मूल शैल पर निर्भर करते हैं, यानी जिस तरह के खनिज मूल शैल में पाए जाएंगे मृदा का जो है फीचर्स वैसा ही रहेगा, यानी मृदा में वैसे ही खनिज पाए जाएंगे जैसे मूल शैल में पाए जाते हैं। और ये मूल शैल जो है वो कोई भी तटस्थाने पर अपेक्षित शैल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं जिससे मृदा का निर्माण हो रहा है। निर्माण जो है वो आधारित होते हैं कुछ मूल पदार्थ के कारकों पे, जैसे मृदा निर्माण गठन यानी मलबा के आकार पे, संरचना पे यानी मलबा के कणों का विन्यास कैसा है, और शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पे। तो ये 3 कारक होते हैं मूल पदार्थ के अंदर जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा कारक जो है स्थलाकृति या उच्चावच। तो स्थलाकृति और उच्चावच कैसे प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण को, यहाँ देखेंगे। और कुछ कारक होते हैं इनके भी, जैसे ढाल की तीव्रता, यानी ढाल जो है वो अधिक तीव्र है, मध्यम तीव्र है या कम तीव्र है, इस पे जो है मृदा निर्माण आधारित होता है। किसी भी स्थान में वर्षा की मात्रा भी जो है वो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। जल परिश्रवण यानी जल परमेबिलिटी भी इन्हें प्रभावित करते हैं, और अपरदन की दर यानी इरोजन इंटेंसिटी जो है वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये सब 4 कारक होते हैं स्थलाकृति के अंदर जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। आइए अब हम देखते हैं तीसरा कारक जो है जलवायु। तो जलवायु जो है वो मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक होते हैं। इसीलिए सभी स्थान में जहाँ पे जलवायु अलग अलग होते हैं वहाँ पे मृदा निर्माण प्रक्रिया भी अलग होता है। इसीलिए हमें अलग अलग मृदा देखने को मिलते हैं जहाँ पे अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं। और ये आधारित होते हैं 2 मुख्य कारकों पे, जो है प्रवणता वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि पर, साथ ही साथ आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता पर। तो ये सब प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान के जलवायु प्रकार को, और वो फिर प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान में मृदा निर्माण प्रक्रिया को। देखेंगे कि कैसे कहीं कहीं जो स्थान है जहाँ पे अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं वहाँ पे कुछ कुछ प्रक्रिया होते हैं। जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जो है वहाँ पे जो सिलिका जो है खनिज होता है जो शैल में पाए जाते हैं, उनका बड़े हिस्सा में जो है अपरदन हो जाता है, यानी कि वो वर्षा के साथ बह जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसिलिकेशन। उसी तरह शुष्क जलवायु क्षेत्र में जहाँ उच्च तापमान और वाष्पीकरण होता है वहाँ पे हार्ड पैन का निर्माण होता है। तापमान जो है जो एक जलवायु का एक महत्वपूर्ण भाग है, वो रासायनिक और जैविक गतिविधि को कम या अधिक करते हैं, जिससे मृदा निर्माण जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ हमने बताया कैसे जलवायु जो है वो प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को। अब यहाँ हम देखेंगे कैसे जैविक क्रियाएं जो हैं वो प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो मृत पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं जो इन्हें उपजाऊ बनाते हैं, और मिट्टी में कुछ मौजूद महत्वपूर्ण बैक्टीरिया और मृदा जीव पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन निर्धारण में शामिल होते हैं। नाइट्रोजन निर्धारण का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा इसे बताएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो मिट्टी में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, वो वातावरण के नाइट्रोजन को प्राप्त कर रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग होता है। और इस प्रक्रिया
को हम कहते हैं नाइट्रोजन निर्धारण, जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि समय जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं मिट्टी यानी मृदा निर्माण में। तो मिट्टी की प्रोफाइल होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के होरिज़न पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। तो इन प्रोफाइल की परिपक्वता और विकास जो है वो समय पर निर्भर करता है। यानी अगर अधिक समय होता है तब मिट्टी जो है वो परिपक्व होता है और उनमें प्रोफाइल जो है उनका विकास अच्छी तरह हो पाता है, और ऐसे मिट्टी या मृदा को हम परिपक्व मिट्टी कहते हैं। जबकि जहाँ पे समय का अभाव होता है वहाँ पे इन प्रोफाइल यानी संस्तर का अभाव रहता है, और ऐसे मिट्टी को हम तरुण युवा मिट्टी यानी यूथ सॉइल के नाम से जानते हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी या हिमानी मिट्टी। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि मृदा किसे कहते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है, किसी भी 3 अलग अलग रासायनिक अपक्षय के बारे में विस्तार से बताएं। तो यहाँ हमें बताना है केमिकल ब्रेदिंग के बारे में। तो यहाँ पहले बताएंगे कि रासायनिक अपक्षय कहते किसे हैं। तो विभिन्न खनिजों की रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण शैलों का अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण जो होता है उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं, और ये होता है मुख्यतः जल एवं वायु के कारण और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये 2 प्रमुख कारक होते हैं जिसके कारण किसी भी शैल में खनिजों के रासायनिक अपक्षय होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्षय। तो घोल और कार्बोनेशन जो है वो एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है जिसके कारण शैलों जो है वो कमज़ोर बनते हैं और वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे घोल किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाते हैं तो घुलित तत्वों के जल को हम घोल कहते हैं। यानी जब शैलों के खनिज जो है वो जल में घुल के बह जाते हैं तो उसे हम कहते हैं घोल। और इस तरह जो है घोल के रूप में चट्टानों के या शैलों के जो है खनिजों के उनका अपक्षय होता है। अब यहाँ देखेंगे कार्बोनेशन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में उपस्थित होता है। तो जब ये जल जो है वो कार्बोनेट चट्टानों से प्रतिक्रिया करते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट चट्टानों से प्रतिक्रिया करके घुलित पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो आसानी से जल में घोल के रूप में बह जाते हैं जिसके कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये है घोल कार्बोनेशन।
ऑक्सीकरण के कारण लोहे का लाल रंग जो है वो भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि न्यूनीकरण प्रतिक्रिया में जो है वो लोहे का रंग जो है वो हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं और यहाँ पे हमने 3 प्रकार के रासायनिक अपक्षय को समझाया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो महत्वपूर्ण है केंद्र बिंदु से, और इस वीडियो के साथ हमारा 6ठा अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे नया अध्याय। धन्यवाद।